अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने दो इम्पॉर्टेंट कॉस्टिंग मेथड्स देखने हैं। इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स जो कि फाइफो है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड एवरेज मेथड, या इसको हम वेटेड एवरेज मेथड कहते हैं। ये दोनों मेथड रिकमेंडेड हैं बाय IS2, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जो कि इन्वेंट्रीज के बारे में है। FIFO स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो यूनिट्स या जो गुड्स आपने या जो इन्वेंट्री पहले परचेज की थी फर्स्ट इन, उनको हम फर्स्ट आउट कर देंगे, यानी पहले हम उनको सेल कर देंगे। तो इसमें होता ये है कि जो ओल्डेस्ट इन्वेंट्री इज एक्सपेंस फर्स्ट, यानी कि जो आपने पहले खरीदी हुई है, पुरानी पहले खरीदी हुई है, सेल भी हम उनको पहले ही करेंगे। ये उन तमाम प्रोडक्ट्स के लिए फाइफो मेथड यूज होता है जहाँ जहाँ पे आप कह लें कि प्रोडक्ट की एक्सपायरी मौजूद होती है, और या उसका जो यानी कि एक्सपायरी डेट मैटर करती है। अब अगर आप किसी भी सुपर स्टोर में जाएं तो आप देखें, हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, कैन फूड की एग्जांपल लेते हैं, तो हर कैन फूड के ऊपर आप देखें सबके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। सो जिनकी एक्सपायरी नियरेस्ट होती है हम उनको पहले सेल करते हैं, क्योंकि वो आपने परचेज भी पहले की हुई होती है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसी तरह वेटेड एवरेज मेथड है, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें इन्वेंट्री को डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिसकी जनरली एक्सपायरी डेट मौजूद नहीं होती है। जैसे क्रॉकरी आइटम्स आप ले लें, कोई स्टेशनरी ले लें, तो इनमें कौन सा पहले खरीदा है कौन सा बाद में खरीदा है ये मैटर नहीं करता, या इनकी एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तमाम यूनिट्स की उसकी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं, यानी तमाम यूनिट्स, तमाम कॉस्ट को हम ऐड कर लेते हैं और टोटल यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज यूनिट कॉस्ट निकल आती है। इसके अलावा एक मेथड लाइफो मेथड भी होता है, जो कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो आपने बाद में खरीदा है उसको हम पहले सेल कर देते हैं। तो ये जो लाइफो है, ये वहाँ यूज होता है जहाँ पे गैप यूज होता है, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या जैसे हमारे पास यूएस गैप है, तो ये यूएस में ये मेथड यूज होता है। लेकिन जहाँ जहाँ IFRS या IAS यूज होते हैं वहाँ पे लाइफो यूज नहीं होता है। सो अकॉर्डिंग टू IAS 2, only two methods are allowed, which are FIFO and weighted average. LIFO allowed नहीं है। अच्छा, इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने के दो सिस्टम्स होते हैं, एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है और एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है। जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है ये तब जरूरी होता है जहाँ पे हर वक्त इन्वेंट्री अप टू डेट रखने की जरूरत होती है, यानी कि जहाँ पे डेली ट्रांजैक्शंस या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। आप टिल पीरियड एंड वेट नहीं कर सकते हैं और डेली बेसिस पे इसको आप सेल कर देते हैं और इसको डेली बेसिस पे रिकॉर्ड कर देते हैं, यानी कि इन्वेंट्री आप अप टू डेट रख रहे होते हैं। हर वक्त आपको पता चल जाता है कि इस वक्त, यानी आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन आपको पता चल जाता है कि इस वक्त स्टॉक में कितने यूनिट्स मौजूद हैं और कितने सेल हो गए हैं, यानी कि इन्वेंट्री हर वक्त और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अप टू डेट रहती है। ये वहाँ जैसा सुपर स्टोर की एग्जांपल अभी हमने ली थी, जहाँ डेली ट्रांजैक्शंस हंड्रेड्स में होती हैं, तो वहां पे आप पीरियड एंड का वेट नहीं कर सकते हैं, मंथ एंड का वेट नहीं कर सकते। इन्वेंट्री आपको हर वक्त अप टू डेट रखने की जरूरत होती है। इसके बिल्कुल कंट्रास्ट में है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे आप वेट करते हैं टिल एंड ऑफ द पीरियड और उसके बाद अपनी इन्वेंट्री, अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं। ये उन तमाम प्रोडक्ट्स के लिए या उन तमाम कंपनीज के लिए होता है जहाँ पे डेली ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। ये वीकेंड पे भी हो सकता है, ये मंथ एंड पे भी हो सकता है, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स आम तौर पे हाई कॉस्ट आइटम्स होते हैं और क्वांटिटी में कम होते हैं, तो वहाँ पे फिर हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज करते हैं। मैं आपको दोनों की प्रैक्टिस इसमें दिखाऊंगी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास
एक एग्जाम्पल मौजूद है यहाँ पे, जनवरी 1 की इन्वेंट्री है, यानी ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। लास्ट ईयर की क्लोजिंग या लास्ट मंथ की क्लोजिंग करंट मंथ की ओपनिंग इन्वेंट्री है। पहले से हमारे पास 1000 यूनिट्स मौजूद है। फिर हमने मजीद बाय किए 10 जनवरी को और 18 जनवरी को, 900 एंड 1200। फिर हमने 20 जनवरी को 2000 हमने सेल कर दिए। इसी तरह 24 को फिर बाय किए और फिर हमने 30th को सेल कर दिए मजीद यूनिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है फाइफो और वेटेड एवरेज के तहत। और हम लाइफो क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि हम IS2 कवर कर रहे हैं, और IS2 में हमारे पास लाइफो या लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड मौजूद नहीं होता है। तो हम आ जाते हैं एक्सेल पे, और एक्सेल की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के तहत हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर FIFO मेथड। FIFO स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब आप देखें जो टोटल यूनिट्स हैं, हम यहाँ पे अगर हम लिख लें तो अगर हम इसको कंसाइज कर लें तो हमारे पास जो यूनिट्स अवेलेबल हैं वो कितने हैं, ये देखें। सबसे पहले आपके पास थे 1000 यूनिट्स, तो 1000 यूनिट्स हैं। फिर आपने मजीद बाई किए 900 यूनिट्स। फिर आपने बाई किए 1200 यूनिट्स। और अगर हम यहाँ पे लिखें यूनिट्स सोल्ड, तो फिर आपने यहाँ पे देखें 2000 यूनिट सेल कर दिए। और फिर आपने 24 को 1500 मजीद बाय किए। और फिर आपने 30th को 1200 सेल कर दिए। अगर हम जो टोटल यूनिट देखे हमारे पास अवेलेबल हैं, वो कितने टोटल यूनिट्स अवेलेबल हैं, 4600। और जो यूनिट्स सोल्ड आपने टोटल यानी कि सेल किए हैं, वो यूनिट्स कितने आपने टोटल सेल किए हैं, 3200। सो एंडिंग इन्वेंट्री या जो यूनिट्स आपके बच गए हैं, ये देखें, ये हो गए अवेलेबल, ये हो गए सोल्ड यूनिट्स। अब आपके पास जो अवेलेबल थे वो कितने थे, 4600, यानी कि ये टोटल मौजूद थे। इसमें से आपने बेच कितने दिए, 3200 आपने सेल कर दिए। अब आपके पास रिमेनिंग कितने मौजूद हैं, हम देखते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो मौजूद है वो कितने मौजूद हैं, 1400 मौजूद हैं, एंडिंग इन्वेंट्री के तौर पे यूनिट्स मौजूद हैं। सो ये हमारे पास टोटल एक इस डेटा का कंसाइज आप कह लें कि नंबर ऑफ यूनिट्स आगे के टोटल अवेलेबल थे, इतने आपने सेल कर दिए, इतने रिमेनिंग हैं। अच्छा, अब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है वो यूनिट्स जो आपने बेच दिए हैं उनकी कॉस्ट कितनी आ रही है। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं रुपीस का साइन। और अब जो यूनिट्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये देखिए फाइफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब है जो आपने पहले खरीदे थे हम उनको पहले बेच देंगे। तो पहले आपने ये 1900 एंड 1200 आपने पूरे कितने करना है, 3200 आपने पूरे करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम करते हैं 1000 यूनिट्स। और एक यूनिट कितने का है, 5 रुपीज का है। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर हमने 900, हमने 32 पूरे करने हैं, तो 900 यूनिट्स हो गए। और एक यूनिट आपका ये है 6 रुपीज का, तो ये 6 से हमने मल्टीप्लाई किया, 900 इंटू 6। देन फिर हम ये 1200 सेल करेंगे। सो 1200 यूनिट्स। और ये 1200 वाला एक कितने का है, 7 के रेट में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने किया 1200 मल्टीप्लाई बाय 7।
और हमने 32 पूरे करना है, तो 1900 और 1200 को आप प्लस करें तो हमारे पास 31 आ रहे हैं। इसका मतलब है 100 यूनिट हमें मजीद चाहिए हैं। तो हम क्या करेंगे, 100 यूनिट किस में से देखेंगे, ये देखें, आपने ये 1500 बाय किए थे, तो 1500 में से हम मजीद यहाँ पे कितने ले लेंगे, 100 यूनिट्स ले लेंगे, ताकि हमारे 3200 यूनिट्स पूरे हो जाएं। और ये 100 यूनिट्स ये किस रेट पे है, लास्ट वाली जो आपने परचेज की थी वो $8, ₹8 की रेट पे थी, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। कैसे, इन सबको आपने ऐड करना है। तो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर फाइफो मेथड। और आप यहाँ देख लें, करेंसी का साइन हमने एक बार ही ऊपर लगा दिया है। तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैलकुलेट की, अब हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर मेथड। हम सेम लेके चल रहे हैं, फाइफो मेथड। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री यानी हम देखेंगे कि कितने यूनिट्स एंडिंग या आखिर में बच गए हैं, एंड में ये 1400। और ये 1400 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो हमने पहले खरीदे थे वो तो हमने बेच दिए, यानी कि ये अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमने सेल कर दिए, ये भी अवेलेबल नहीं है, ये भी अवेलेबल नहीं है। और ये जो 1500 हमने बाय किए थे, इसमें से अगर आप चेक करें तो 100 हमने सेल कर दिए। तो रिमेनिंग अब यहाँ पे कितने रह जाएंगे, 15 में से 1 चले गए तो 1400 रह जाएंगे। यानी कि ये 15 में से 1 इधर चले गए और रिमेनिंग हमारे एंडिंग इन्वेंट्री के रह जाएंगे। अब हम क्या क्या किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 1400 यूनिट्स, और एक यूनिट हमारा कितना है, ये 8 के रेट में, तो ₹8 के रेट में। तो हम यहाँ पे 1400 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर फाइफो मेथड। क्योंकि हम फाइफो मेथड लेके चल रहे हैं, तो ये फाइफो मेथड के तहत हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। और जो सिस्टम हमारा चल रहा है वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम चल रहा है। तो नेक्स्ट अभी हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ही लेके चल रहे हैं, और इसमें अब हम कौन सा मेथड लेके चलेंगे, वेटेड एवरेज। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैलकुलेट करना है अंडर वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड लेके चल रहे हैं। जो वेटेड एवरेज मेथड है उसमें आपको क्या चाहिए होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, एक हम वेटेड एवरेज मेथड में हम एक कॉमन कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं, यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। और वेटेड एवरेज कॉस्ट पर यूनिट का जो फॉर्मूला होता है, ये देखिए, पर यूनिट कॉस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। और पर यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल यूनिट्स, यानी टोटल यूनिट्स अवेलेबल से हम डिवाइड कर देते हैं। अब टोटल यूनिट्स अवेलेबल तो 4600 नज़र आ रहे हैं, लेकिन टोटल जो कॉस्ट है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 1000 यूनिट्स, ये देखें दिस 1000 हम ऐसे करते हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं हम टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले हमारे पास देखिए 1000 यूनिट्स हैं, फिर हमने 900 बाय किए, फिर हमने 1200 बाय किए, और फिर हमने 1500 बाय किए। सो इन सब की कॉस्ट जो है वो टोटल कॉस्ट कहलाएगी। तो 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5, देन 900 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 6, then 1200 units multiply by 7,
एंड देन 1500 यूनिट्स हमने लास्ट में कैलकुलेट किए थे और उसका रेट आ रहा था 8। तो इन सब की अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट, यानी हम क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल कॉस्ट, तो वो 30,800 आ रही है। दिस वन इज द टोटल कॉस्ट। तो पर यूनिट एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट, जो कि अभी हमने कैलकुलेट की है 30,800 डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स अवेलेबल, जो कि कितने हैं, 4600 हैं। तो जो हमारी एवरेज पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 6.695। सो 4 डिजिट तक अगर आप एग्जाम में भी एज इट इज ले लें तो आपका यानी कि आंसर सेम आता है। सो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, दिस वन, ठीक है। तो अब इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना बहुत आसान है। किस तरह, आपने जो यूनिट सोल्ड किए वो कितने यूनिट सोल्ड किए, 3200। सो हम क्या करेंगे, 3200 यूनिट्स, और उसका जो हम एवरेज रेट लेंगे या एवरेज कॉस्ट लेंगे, यानी ये तमाम यूनिट्स की एक एवरेज कॉस्ट वो कितनी आ रही है, ₹6.6957। तो यहाँ पे अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 3200 मल्टीप्लाई बाय एवरेज कॉस्ट 6.6957। So this is cost of goods sold on average basis। और इस पे जो हम करेंसी है वो पीकेआर नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको एज इट इज लिख लेते हैं। और इसी तरह कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है, अंडर कौन सा मेथड हम कर रहे हैं, वेटेड एवरेज मेथड। तो वेटेड एवरेज मेथड के तहत हम देखेंगे कि आपने कैसे कैलकुलेट की है। अच्छा, एंडिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने हैं, ये देखिए 1400। तो हम कितना ले लेंगे, 1400 यूनिट्स एट द रेट, और रेट हमारे पास क्या है, वही एक बार हमने एवरेज रेट निकाल लिया है, बार बार हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो एवरेज रेट है 6.6957। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, 1400 मल्टीप्लाई बाय 6.6957। तो ये जो आंसर आ रहा है ये कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है। तो ये था हमारा पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट की अंडर फाइफो और अंडर वेटेड एवरेज मेथड। और दोनों में खास बात क्या है, दोनों में खास बात ये है कि ये हम पीरियड एंड पे कैलकुलेट करते हैं, यानी एक साथ हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। अब जो हम दूसरा सिस्टम करना शुरू कर रहे हैं वो हमारे पास है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं, तमाम इन्फो अप टू डेट रखते हैं। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, परपेचुअल, पीरियोडिक हमने हटा दिया, और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो सबसे पहला मेथड है फाइफो। FIFO स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें हमारे पास क्योंकि अप टू डेट रहता है, तो हमारे पास इसमें एक चार्ट बनता है, या इसको हम इसको इन्वेंट्री कार्ड कहते हैं, इन्वेंट्री कॉस्टिंग कार्ड या इन्वेंट्री कार्ड कहते हैं। इसमें जो हमारे पास कॉलम होते हैं, पहला कॉलम होता है डेट का, फिर होता है परचेजेस, या इसको हम बाय, यहाँ पे बाय यूज हो रहा है तो हम परचेजेस ही यूज करते हैं। फिर हमारे पास सोल्ड का होता है,
और फिर हमारे पास बैलेंस का होता है। तो ये इन्वेंट्री कार्ड कुछ इस तरह से दिखता है। अब आप इसमें देख लें, परचेजेस हैं और परचेजेस में हम नंबर ऑफ यूनिट्स भी लिखेंगे, यूनिट कॉस्ट यानी एक यूनिट की कॉस्ट और टोटल यूनिट। इसी तरह सेल्स हैं यानी कि जितने हमने सेल कर दिए हैं, और फिर जो हमारे पास रिमेनिंग है, ये बैलेंस हमारे पास आता है आफ्टर एवरी परचेज एंड आफ्टर एवरी सेल। हमने ये बैलेंस करना होता है। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अप टू डेट होता है और हर ट्रांजेक्शन के बाद हमें पता रहता है कि टोटल हमारा बैलेंस क्या है। तो सबसे पहले जनवरी 1 है। जनवरी 1 को जो बैलेंस हमारे पास मौजूद है वो आप देखें, वो ना हमारी परचेजेस हैं और ना हमारी वो सेल्स हैं, बल्कि उसका क्या है, बैलेंस लिखा हुआ आ रहा है। तो हम डायरेक्ट किस में चले जाएंगे, हम डायरेक्ट बैलेंस के कॉलम में आ जाएंगे। डेट हमारे पास वही आ रही है, January 1। और अब आप यहाँ पे देखें यूनिट्स कितने हैं, हमारे पास 1000 यूनिट्स हैं। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, ₹5। और इसकी जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे या आप टोटल लिखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 1000 यूनिट्स। और एक यूनिट कितने का है, ₹5 का है। तो ये इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सो इसी तरह अब हम नेक्स्ट डे आते हैं। नेक्स्ट डे हमने फिर क्या किया है, नेक्स्ट डे हमने परचेजेस की हैं या बाय किए हैं। ये देखें 900 10 जनवरी को। तो हम 10 जनवरी को आ जाएंगे और ये हमने क्योंकि परचेजेस की हैं तो हम परचेजेस में आ जाएंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे January 10। और January 10 को हमने क्या किया है, 900 यूनिट्स परचेज किए हैं। एक यूनिट कितने का है, 6 का है। तो अगर हम बैलेंस की बात करें तो हमने 900 × 6, ये हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और क्योंकि ये पीरियोडिक नहीं है, परपेचुअल सिस्टम है, तो हर ट्रांजैक्शन के बाद हमने अपनी जो बैलेंस है वो अप टू डेट रखना है। यानी कि क्या हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा, ये ₹6 हो जाएगा। ये हमने ये परचेज बैलेंस में ऐड हो गई, यानी हर परचेजेस से बैलेंस क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। और हर सेल के बाद बैलेंस क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखें, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमने कब की है, January 18 में की है। तो यहाँ पे January 18 आ गया और January 18 में हमने कितने यूनिट्स बाय किए हैं, 1200 यूनिट्स बाय किए। और एक यूनिट कितने का है, एक यूनिट है हमारे पास 7 का। और जब हम टोटल लिखेंगे तो 1200 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। और बैलेंस क्योंकि ये परचेजेस है तो बैलेंस बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि ये 1200 यूनिट्स आ गए। एक यूनिट कितने का है, 7 का है। और जो हमारा बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8400। तो ये हमारा बैलेंस में मौजूद है। उसके बाद 20th को हमने क्या किया है, सेल की है। तो यहाँ पे जो हमारा January 20 है, हम सेल दिखाएंगे। मेथड कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब हम अपने बैलेंस में चेक करेंगे और बैलेंस में आप देखेंगे कि हमने पहले कौन सा इन किया है। तो अब अगर आप देखें, ये 1000 हमने टोटल यूनिट्स कितने बेचने हैं, 2000 यूनिट्स हमने पूरे करने हैं। तो 1000 यूनिट्स हम सारे के सारे सेल कॉलम में आ गए। सो 1000 हमने सेल कर दिए। रेट कितना था, 5 के हिसाब से। और 1000 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमने, यानी कि ये वाली जो इन्वेंट्री है, यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, ये सारा हमने सेल कर दिया। यानी कि ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया। उसके बाद ये हमने 900, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, जो पहले खरीदा था वो पहले बेचना है। तो ये हमने 900 ये भी सेल कर दिया। ये 900 हमने 6 के हिसाब से, क्योंकि हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, सेलिंग प्राइस नहीं कैलकुलेट कर रहे। तो ये 5400 आ गया। तो इस 900 में से हमारे पास क्या बचा, हमारे पास कुछ नहीं बचा।
और अभी हमने 2000 सेल किए ना, ये देखिए हमने पूरे 2000 यूनिट्स बेचे हैं, तो हमने ये 2000 पूरे करने हैं। तो अब हमारे पास कितना रह गया है, 100 रह गया है। और बैलेंस अगर हम चेक करें तो हमारे पास बैलेंस में कितना मौजूद है, 1200 मौजूद है। सो 1200 में से हम क्या करेंगे, 100 हम सेल कर देंगे। रेट हमारे कौन सा है, ये 700 ही है, 7 रुपीज है, तो ये हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमारे पास जो टोटल आएगी वो किस तरह आएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 7। सो अब जब हम बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो अगर आप बैलेंस देखें तो क्या हो गया, हमारे पास बैलेंस में 1200 यूनिट्स थे। 1200 में से हमने 100 सेल कर दिया। तो अब हमारे पास बैलेंस में कितने यूनिट्स रह गए, 1100। और इन 1100 का रेट क्या था, 7। तो अब हम जो बैलेंस रह गया वो 1100 मल्टीप्लाई बाय 7। सो ये हमारा बैलेंस रह गया। सो अब आप देखें, हर परचेजेस के बाद टोटल हमारा बैलेंस बढ़ता जा रहा है, और हर सेल के बाद बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो ये अब अगर हम 20 जनवरी को देखें तो हमें देखें अप टू डेट इंफॉर्मेशन पता है कि इस वक्त हमारे पास बैलेंस में क्या मौजूद है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट, अगर मैं इसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर दूं तो आपको ज़रा ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। सो ये हमारी सेल्स की ट्रांजैक्शन थी, ये देखिए। उसके बाद 20 जनवरी के बाद कौन सा दिन आता है, यहाँ पे 24। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारी हुई है January 24 को हुई है। और फिर हमने क्या किया है, 1500 मजीद परचेज किए हैं। 1500 परचेज किए हैं और उसका रेट कितना है, 8 है। तो टोटल बैलेंस क्या हो जाएगा, परचेजेस टोटल कितनी हो जाएंगी, इंटू 8। ये परचेजेस आ गई। अब आपने खास बात नोट ये करना है कि ये तो हमने अभी 24 को परचेज किए हैं, लेकिन हमारे पास बैलेंस में हम इसको बैलेंस को कॉपी करेंगे। ये वाला बैलेंस ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो ₹7 और 7700 ये हमारे पास पहले से मौजूद है। और ये हमने मजीद परचेज की है 1500। एक हमने यूनिट खरीदा है 8 के हिसाब से, तो ये हो गया 12,000। यानी अब ये हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है परचेज की, वो ये शो कर रही है, ये देखें कि ये 12,000 की परचेजेस के बाद अब हमारे पास बैलेंस में एक पुराने पड़े हुए हैं 1100 के यूनिट्स, और एक नए हमने अभी परचेज किए हैं। तो अब आप देख लें बैलेंस हमारा कॉपी हो गया। तो 30 जन को आपने 1200 यूनिट्स सेल किए हैं। मेथड कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले हमने कौन सा खरीदा था, 1100। तो जब हम सेल करेंगे तो 1100 यूनिट्स हम पहले सेल करेंगे, जिसका रेट आ रहा है 7 रुपीज। सो ये हमने सेल कर दिए, और यहाँ पे बैलेंस आ गया 7700। यानी ये जो 1100 यूनिट्स थे, दिस वन, ये सारे के सारे हमने सेल कर दिए। तो यहाँ पे भी जीरो रह गया और यहाँ पे भी जीरो रह गया। हमने पूरे कितने करने हैं, हमने 1200 सेल किए हैं। तो 1100 ये हो गए, और मजीद 100 हम 1500 में से ले लेंगे। यानी कि ये जो हमारा 1500 है, इसमें से हम मजीद 100 ले लेंगे, ताकि हमने 1200 हमारे पूरे हो जाएं। तो ये 100 इन 1500 का रेट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा बैलेंस आ रहा है 100 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा। और ये 1500 में से 100 हमने बेच दिए, तो यहाँ कितने रह गए, 1400 एंडिंग इन्वेंट्री में रह गए, ₹8 के रेट से। और यहाँ पे आपने 1400 मल्टीप्लाई बाय 8 करना है, तो ये आपका एंडिंग बैलेंस आ गया। तो अब अगर आप देखें तो इसको हम अगर सम कर लें यहाँ पे, ये आपकी सेल्स की ट्रांजैक्शन है। ओके, तो इसको मैं फिर से हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है।
अब अगर आप यहाँ पे इसको ऐड करें टोटल, तो ये आपके पास आ रहे हैं यूनिट्स परचेज्ड। और अगर आप इन सब को ऐड करें तो ये आ रही है आपकी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स परचेज्ड, या ये आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस आ रही है कि जितने आपने परचेज किए हुए हैं। इसको अगर हम ये देखें, ये कॉस्ट ऑफ परचेज आ गई। अच्छा, फिर ये इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या है, ये सेल्स का कॉलम है ना, तो ये आपकी यूनिट सोल्ड आ जाएंगे। ये देखें, तो ये आ रहे हैं यूनिट्स सोल्ड। और ये देखिए, हमने यूनिट सोल्ड पहले कैलकुलेट किए हुए हैं 32, तो ये 32 ही आ रहे हैं। और जो यूनिट्स आपने बेचे हैं, इनकी कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये 19,600 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है। एंडिंग इन्वेंट्री हम पूरा कॉलम रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि ये बैलेंस है, तो ये हम इसी को कॉपी कर लेंगे। 1400 आर द यूनिट्स ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, और यही हमारी जो 11,200 है, दिस इज कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। सो ये कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। सो ये था हमारा फाइफो मेथड जो हमने किया पर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, जिसमें अप टू डेट इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पे अगर कंपैरिजन हम करते हैं तो बाय चांस आप चेक कर लें कि हमारी जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट सेम आ रही है। ये देखें, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूनिट सोल्ड, तो यूनिट सोल्ड हमारे सेम है। हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप देखें, ये पीरियोडिक है और ये परपेचुअल है, दोनों फाइफो हैं। और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री सेम आ रही है, लेकिन पर पीरियोडिक में हमने क्या किया है, अप टू डेट डेट वाइज डेली हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने एंड पे कैलकुलेट की है। लेकिन ये जो ये हमने इन्वेंट्री कार्ड बनाया है, इससे हमें एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड आप देख लें कि हमें 1 जनवरी को बैलेंस पता चल गया, 20 जनवरी को बैलेंस पता चल गया, 30 जनवरी को बैलेंस पता चल गया। यानी कि हमें हर वक्त बैलेंस पता होता है, लेकिन पीरियोडिक में हमें बैलेंस पता नहीं होता। तो ये था हमारा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ये फाइफो मेथड था। हम वेटेड एवरेज मेथड भी हम रिपीट करेंगे। सो वेटेड एवरेज मेथड के लिए हम इस कार्ड को कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे हम फाइफो के बजाय हम लिख रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड। और इसमें हमारे पास हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन हमारे पास अप टू डेट होती है आफ्टर एवरी डे। लेकिन हमने क्या करना है, हमारे पास जो ख़ास बात है वो ये है कि हमने बैलेंस कैलकुलेट करना है हर वक्त। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं और इसको भी हम, तो ये टेबल हमारे पास मौजूद है। तो ये वेटेड एवरेज का हमने सेम इन्वेंट्री कार्ड कॉपी किया है। अब इसमें आप सबसे पहले आप चेक कर लें कि हमारे पास डेटा में क्या मौजूद है। ये हम यहाँ पे फॉर
इसको हम यहाँ पे सामने ले आते हैं ताकि हमें आसान हो जाए। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इन्वेंट्री में मौजूद है। इन्वेंट्री ये परचेजेस नहीं है, सेल्स नहीं है, इन्वेंट्री है, तो हम डायरेक्ट बैलेंस में ले जाते हैं। कितने यूनिट्स हैं? 1000 यूनिट्स हैं। एक यूनिट 5 रुपीज का है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, अब देखें यहाँ यहाँ से हमारा डिफरेंस शुरू हो जाएगा। हमने 10 जनवरी को 900 यूनिट्स परचेज किए हैं और एक यूनिट कितने का है? 6 का है। सो जो 900 यूनिट्स हैं, एक यूनिट हमारा 6 का है। ये तो हमारी कॉस्ट ऑफ परचेजेस आ गई। अब आपने देखना है बैलेंस में हमने कैसे लिखना है। तो बैलेंस में 1000 पहले से मौजूद था, 900 यूनिट्स आपने बाद में परचेज किए, तो आपके पास टोटल यूनिट्स कितने हो गए? 1000 प्लस 900। ये आपके टोटल यूनिट्स हो गए, 1000 प्लस 900, 1900 यूनिट्स हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे कॉस्ट आप देखें, 5000 आपके पास पहले से थी और 5400 आपने बाद में कॉस्ट इनकर्ड की है। तो कॉस्ट हमारे पास आ गई 5000 जो कि पहले से थी, इसमें हम प्लस कर देंगे 5400 जो कि आपने बाद में यूनिट्स परचेज किए, तो टोटल कॉस्ट ये आ गई। वेटेड एवरेज में हम ये डिफरेंशिएट नहीं करते कि कौन सा यूनिट पहले खरीदा था कौन सा बाद में, हम एवरेज रेट निकालते हैं। तो एवरेज रेट आप देख लीजिए हम कैसे निकालेंगे। टोटल कॉस्ट एट दिस डेट, इस डेट को, क्योंकि हम इस डेट का रेट निकाल रहे हैं, तो वो है 10,400 टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं इस डेट पे? 1900। तो उसकी जो एवरेज कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? आ, इसको हम ये देखें, ये हमने पॉइंट्स में लिख लिया, 5.4737 आ रही है। सो दिस इज एवरेज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ 1900 यूनिट्स। और हमने इन 1900 यूनिट्स को डिफरेंशिएट नहीं किया कि 1000 कौन से हैं और 900 कौन से हैं, हमने वेटेड एवरेज रेट निकाल लिया है। इसी तरह जब हम 18 को आएंगे तो हमने 18 को मजीद 1200 यूनिट्स खरीदे, तो हम परचेजेस में लिख लेंगे 1200 यूनिट्स। और एक यूनिट कितने का है? ₹7 का। तो जो टोटल हमारी परचेजेस की कॉस्ट आ रही है एट दिस डेट यानी 18 जनवरी को, वो कितनी आ रही है? 1200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय दिस। अब आप यहाँ गौर से देखिए कि हमारे पास अब 18 जनवरी को ऑन एवरेज कितने यूनिट्स हो गए? तो 1200 हमने अभी खरीदे और 1900 पहले से मौजूद है। तो 1900 जो पहले से मौजूद है और 1200 जो अभी हमने खरीदे हैं, तो हमारे पास 3100 यूनिट्स अवेलेबल हैं। और इन 3100 की टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? पहले से देखें, 10,000 यूनिट, 10,400 कॉस्ट आ रही है। अभी हमने मजीद कॉस्ट कितनी लगाई है? 8400। सो हम प्लस कर देंगे 8400। तो अगर अब आप गौर से देखना चाहें तो ये 10,000 पहले से मौजूद थी, 84 हमने बाद में की, तो दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आ रही है? 18,800। और वेटेड एवरेज मेथड है तो हम रेट क्या निकालेंगे? एवरेज रेट निकालेंगे। कैसे? टोटल कॉस्ट एट दिस डेट यानी 18 जनवरी को टोटल कॉस्ट हमारी ये थी और 1300 यूनिट्स हमारे 3100 यूनिट्स थे। तो 6.0645 इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑन 18 जनवरी। फिर 20 जनवरी को हमने क्या किया? 20 जनवरी को हमने 2000 यूनिट सेल किए। तो अब हम सेल के कॉलम में आ जाते हैं और यहाँ पे हम कितना लिखेंगे? कितना सेल किया है हमने? 2000 यूनिट्स हमने सेल किए। और अब हमें, क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड है, तो हमें डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं कि पहले कौन सा खरीदा था और बाद में कौन सा खरीदा था, बल्कि ये देखें वन कॉमन रेट हमने कैलकुलेट किया हुआ है। सो इस वेटेड एवरेज रेट को ही हम यूटिलाइज करेंगे।
यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6.0645। दिस इज एवरेज रेट। और हमारे पास कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 2000 मल्टीप्लाई बाय एवरेज रेट जो कि 6.0645 मौजूद है। तो ये कॉस्ट आ गई। अच्छा, 3100 में से हमने 2000 सेल कर दिए। अब बैलेंस में हमारे पास कितने रह गए, यानी 3100 में से 2000 हमने सेल कर दिए, तो रिमेनिंग हमारे पास 1100 रह गए। रेट कौन सा लेंगे, वही एवरेज रेट जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, यानी ₹6.0645। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 1100 यूनिट्स हैं और एक का रेट कितना आ रहा है, 6.0645 आ रहा है। तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया। तो ये था वेटेड एवरेज मेथड। और क्योंकि ये परपेचुअल इन्वेंट्री है तो अब आप देखें हर रोज, यानी कि 1 जनवरी को भी आपको बैलेंस पता है, 10 जनवरी को भी आपको बैलेंस पता है, कितने यूनिट्स अभी इस वक्त बैलेंस में ये स्टॉक में मौजूद है, उनका रेट क्या है, उनकी टोटल कॉस्ट क्या है। हर सेल के बाद बैलेंस कम हो जाएगा, हर परचेज के बाद बैलेंस बढ़ जाएगा। उसके बाद 24 जनवरी को आपने 1500 यूनिट्स फिर खरीदे, तो हम 24 जनवरी को 1500 यूनिट्स आ गए। एक यूनिट कितने का है, 8 का है। तो हम क्या करेंगे, 1500 मल्टीप्लाई बाय 8। सो 1500 मल्टीप्लाई बाय 8। अब जब आप बैलेंस में आएंगे तो आप बैलेंस देख लीजिए कि आपने 1500 अभी खरीदे और पहले से 1100 मौजूद हैं आपके पास। तो हम बैलेंस किस तरह लिखेंगे, बैलेंस लिखेंगे कि 1100 पहले से मौजूद हैं और 1500 अभी खरीदे हैं। सो इनको हम करेंगे प्लस, तो 2600 यूनिट्स हो गए। और अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करें तो कॉस्ट आप देख लीजिए, 6671 पहले से मौजूद है, 6671 ये हमारी कॉस्ट है। और इनको हम प्लस कर देंगे, मजीद हमने इस पे कितने पर कॉस्ट लगाई है, 12,000। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई। और जब आप यूनिट नया रेट कैलकुलेट करेंगे तो फिर वही बात, इस डेट को टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 18671 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, वो कितने आ रहे हैं, 2600। तो 7.1812 इज द न्यू कॉस्ट, न्यू पर यूनिट रेट आ रहा है आपका एवरेज पे। और फिर 1200 आपने 30 जनवरी को सेल कर दिए, तो 1200। और यहाँ पे हमने रेट कौन सा लगाना है, नया वाला जो हमने नया लेटेस्ट बैलेंस पे मौजूद है। बैलेंस में कितना मौजूद है, 7.1812 मौजूद है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 1200 मल्टीप्लाई बाय 7.1812। और इसी तरह बैलेंस में हमारे पास 26 पहले से मौजूद थे, जिसमें से 1200 हमने बेच दिए, तो ये हमारे पास 1400 रह गए। 7.1812 का हमने इस पे रेट लगाया, तो हम टोटल 1400 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 7.1812, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। सो अब अगर हम इसको ऐड करें तो नंबर ऑफ यूनिट्स 100 परचेज आ गए, ये कॉस्ट ऑफ परचेजेस आ गई। नंबर ऑफ यूनिट्स और कॉस्ट ऑफ परचेजेस सेम रहती हैं, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो डिफर कर जाती है। फाइफो मेथड और एवरेज मेथड में डिफरेंस आ रहा होता है, अभी हम चेक कर लेते हैं। इसी तरह ये बैलेंस, हम बैलेंस कॉपी कर लेंगे 1400, और ये 10054 आ रहा है। सो ये था आपका बैलेंस। इसको हम ओके,
तो अगर आप इसको कंपेयर करें, सबसे पहले ये वेटेड एवरेज मेथड है, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं फाइफो मेथड से, तो आप चेक कर लीजिए वेटेड एवरेज और फाइफो मेथड दोनों में आप चेक कर लीजिए कि दोनों का हमारे पास क्या चीज़ सेम आ रहा है। कॉस्ट ऑफ परचेजेस 25,800 आ रही हैं, इधर भी 25,800 आ रहा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चेंज हो जाएगा, ये 19,600 आ रहा है और ये 20,746 आ रहा है। इसी तरह एंडिंग इन्वेंट्री फाइफो में ज़्यादा आ रही है और वेटेड एवरेज में कम आ रही है। सो ये हमने इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड किए, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में भी हमने देखा कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर हमने परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में भी देखा कैसे कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम में पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम लिखा होगा तो आपको कोई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम लिखा होगा तो फिर आपको ये टेबल बनाना होगा। पीरियोडिक और परपेचुअल में डिफरेंस भी यही है कि ये देखिए, इस टेबल के ज़रिए आप चेक करें, आपको एंडिंग बैलेंस हर डेट के बाद अप टू डेट नज़र आ रहा है, और जो पीरियोडिक है इसमें हम वेट करते हैं टिल एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द वीक, और उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर, टेक केयर क्लास।